गुड इवनिंग आदित्य, कृष्णा, वर्षा, ललिता, एवरीवन। सभी 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 गुड इवनिंग। यहाँ पे भी सभी गुड इवनिंग। चलो 50 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा युग्म सही है? दांतेवाला, ग्रामीण विकास, ठीक है इतना। दांतेवाला कमेटी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, गलत है। जीवीके राव, खंड स्तर पर नियोजन, गलत है। खंड स्तर पर नियोजन किसने बोला था? हनुमंत राव कमेटी। और बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्थान, सही है। और संथानम कमेटी पंचायती राज वित्त, सही है। पंचायती राज वित्त और पंचायती राज निर्वाचन, दो चीज बोला है संथानम कमेटी ने। तो ऑप्शन सी 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी सबसे पहले किस कमेटी ने रिकमेंड किया है? तो LM सिंघवी 1986, है ना। और इसके बाद सारी कमेटीज में संवैधानिक मंजूरी बोला गया। पेशा अधिनियम किस समिति? तो भूरिया कमेटी। सी कब से लागू हुआ है? 1996, 24 दिसंबर 1996, सबसे लास्ट में, है ना। पंचायती राज संबंध में कौन सा सुमेलित है? विच इज करेक्टली मैच्ड इन रिलेशन टू पंचायती राज? अशोक राय मेहता, बलवंत राय मेहता, दो कमेटी। रमेश मल्होत्रा जैसा कोई कमेटी नहीं, शशि थरूर जैसा कोई कमेटी नहीं। RN मल्होत्रा कमेटी पढ़े हो इंश्योरेंस सेक्टर में, वो इकोनॉमिक्स है। ये पॉलिटी का स्पेशल पार्ट है। कौन सा? पंचायती राज। RN मल्होत्रा कमेटी। मैं कमेटी याद कराऊंगा इस साल लास्ट में। पॉलिटी का बिल्कुल अलग, इकोनॉमिक्स का बिल्कुल अलग। और कहाँ पढ़ते हो कमेटी? इसमें 3 जगह कमेटी पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगा तीनों सब्जेक्ट। तो सब कमेटी एक साथ एक जगह, एक इस दिन में पूरा। अब छोटा से छोटा चीज भी नहीं छोड़ना है। हमको लगता है नॉन इम्पोर्टेंट है, वैसे 25 नॉन इम्पोर्टेंट चीज दे देता है PSC और वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि छोटा छोटा फैक्ट है। नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा, पढ़ा हुआ है तो बनेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापना का निर्देश दिया गया है? आर्टिकल 40 DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो वो नीति निदेशक तत्वों का पालन कर रहे थे राज्य लोग, तो कोई उसका पालन करता था, कोई उसका पालन नहीं करता था। मतलब हर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। तो इसीलिए क्या हो रही थी, स्थानीय स्तर का प्रशासन क्या हो जा रहा था, डगमगा जा रहा था। इसीलिए फिर क्या किया गया, एक संविधान में संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन के बाद फिर सभी राज्य क्या हो गए, अब बाध्य हो गए हैं, क्योंकि जो अनिवार्य प्रावधान है, एक तो बोल दिया गया कि लागू करना ही करना है। गिनती के कुछ आपका स्टेट्स को छोड़ा गया, ठीक, जो मैंने बताया था उसमें। कुछ संघ शासित क्षेत्रों को छोड़ा गया, जो मैंने बताया था उसमें। उतने में लागू नहीं किया गया, बाकी सब जगह लागू कर दिया। अब लागू भी है तो बांध भी दिया गया कि आपको इतना, ठीक है, इतने समय में रेगुलर इलेक्शन करना है। पंचायती राज प्रावधान लागू भी करो और अनिवार्य प्रावधान तो लागू करना ही करना है। तो उसमें 21 ईयर एज, ठीक, आपका तीनों स्तर पर सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष मतदान, फिर जिला पंचायत जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके लिए आपका ऐच्छिक प्रावधान, निर्वाचन आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, महिला आरक्षण और अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण, एकदम अनिवार्य प्रावधान अब बन गई। राज्य सरकारों को सरकार चलाने की शक्ति कौन देता है? भारत का संविधान। तो संविधान के प्रावधान से वो बन गई। उसके बाद हुआ है रेगुलर इलेक्शंस और जितनी भी चीजें हुई है। आंसर क्या होगा तो? आर्टिकल 40 उसमें है नहीं, नन ऑफ दिस। अच्छा, डी ना? हाँ, डी। कौन से युग्म सही सुमेलित है? देखो कमेटी से जो डर लग रहा था ना हर पेपर में, तो जितनी कमेटीज है पंचायती राज से रिलेटेड हम लोग सब पढ़ लिए हैं। लेकिन पढ़ लेना, याद करना क्लास में एक अलग चीज है, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनाना बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। क्योंकि 26 कमेटी याद किए हैं हम लोग। अगर मैं याद करा दूं मैं उसी चीज को आपका मार्च अप्रैल में, और उसका पेपर लूंगा जून में, तो भी गलत होगा, गड़बड़ तो होगा। इसीलिए क्या चीज जरूरी होता है? क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट में गलती पता चलती, मैंने याद तो किया लेकिन मेरे से नहीं बना, उसके बाद तो दोबारा गलती नहीं होगा। तो ये कमेटीज हर पेपर में मैं रखा हूँ, मैं जितनी भी कमेटीज में पढ़ाया हूँ। तो यहाँ गलतियाँ कर लो,
कोई तकलीफ नहीं, वहाँ गलती मत करना। तो ये क्वेश्चंस बनाना है ना, कमेटी के क्वेश्चंस, मतलब हम लोग भी जब मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा था तब मैंने देखा था, तो कमेटी अलग से आती थी, फिर लगता था ये कहाँ से पूछ रहा है। बाद में जब फिर इस सब्जेक्ट के पीछे गया मैं, तो फिर समझ में आया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहा है। तो इसीलिए कमेटी और धारा, ठीक है। बाकी दूसरे कोचिंग में कहाँ कौन पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उससे हमको ज़्यादा वो नहीं, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो हमने तो पढ़ा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन बना कि नहीं बना, क्लास टेस्ट में नहीं बना, एग्जाम में लेकिन बनना चाहिए। हर बार मैं लगातार मैं कमेटीज में पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। तब क्या है, ये बैठेगा दिमाग में। और एग्जाम के 2 दिन पहले फिर एक बार पूरा कमेटी और जो धारा है मैं उसको मैं रिवाइज कराऊंगा, और भूल जाऊंगा तो मेरे को याद करा देना कि सर एक दिन क्लास में कमेटीज और धारा, इंपॉर्टेंट धारा बता दें बोल, पंचायत का है ना। तो DRDA का पुनर्गठन, ये देखो एक बिल्कुल नया आया, पंचायती राज प्रशिक्षण तो याद होगा सबको, अपने जैसे बनाना है। कौन बोलेगा? रामचंद्रन कमेटी, ठीक है। पंचायती राज और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, HD मिश्रा, ओके है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, देखो ये राजवंश संधु कमेटी, राजवंश संधु कमेटी मैंने आपको बाद में पढ़ाया है अलग से, ठीक है। हाँ, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, ये GVK राव कमेटी का मुख्य वो था, ठीक है, अलग से लिखवाया था मैं इसको। और DRDA का पुनर्गठन वो 15 कमेटी में नहीं था, बाद में जो मैंने बताया था 5 कमेटी, किस नाम से याद कराया था? ललित राम, राजवंत राम और मणिशंकर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में था वो। पहला, पंचायत को जो प्रकार और अधिकार कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए ललित माथुर कमेटी। फिर दूसरी कमेटी जो हम लोग पढ़े थे, रामचंद्र न्यूनतम स्तर पर नियोजन। थर्ड जो पढ़े थे आपका राजवंत संधु कमेटी, ये जो लिखा है इसमें, उस पे क्या था आपका? जिला स्तर पर नियोजन। और चौथा कमेटी ने बोला था DRDA का पुनर्गठन करो। कौन सी कमेटी? रामचंद्र। तो रामचंद्र कमेटी 3 जगह है, पंचायती राज प्रशिक्षण, न्यूनतम स्तर पर नियोजन, और फिर आपका DRDA का पुनर्गठन, 3 जगह। संथानम कमेटी 2 जगह है, पंचायती राज वित्त और पंचायती राज निर्वाचन, ठीक। ये 2 कमेटी है ऐसी जिनका 2-3 बार बनी हुई है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में सही है, संवैधानिक स्वरूप दिया है, ओके, बिल्कुल दिया है। संविधान में नई अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल जोड़ी गई, शेड्यूल नंबर 11। इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, ये गलत है, उप अनुच्छेद बढ़े थे, ठीक है, उप अनुच्छेद बढ़े थे। 243 पहले से था, 243 के अंदर में A से लेकर O, ठीक है, ये बढ़ गया किससे? आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और O के बाद जो जुड़े हैं वो किससे बढ़ेंगे? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो नगरीय निकायों के लिए, ठीक। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, ये तो सत्य है, 3rd लेवल पर। तो आपका 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5 है आपका C ऑप्शन में। फिर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों का प्रावधान है? फिर वापस याद करो, A B C D E तक कार्यकाल, फिर निर्भरता, और फिर आपका शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारी, और उसके बाद फिर पैसा, ठीक है। शक्तियां, फिर कर, ठीक है, वित्त आयोग और लेखा, एक राउंड में वो खत्म होगा। कितनी समितियां सही सुमेलित है? देखो ये यूपीएससी का पैटर्न है, ठीक है। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, अब वो क्रॉस मैचिंग, सही संबंध जोड़े, वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है, कितनी सही है, कितनी मतलब सत्य है, असत्य है, वो सबको छोड़ के वो क्या कर रहा है? कितनी समितियां सही सुमेलित है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। कोई भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर उसमें मिल जाएंगे उसको ऐसे क्वेश्चन। तो हाँ, इस साल बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना। हमारे यहाँ भी पूछना स्टार्ट नहीं किया है ऐसे क्वेश्चंस, पर मैं मेरे क्लास टेस्ट जो मैं मतलब मैनुअल में बना रहा हूँ मैं खुद से, है ना, तो कई क्वेश्चंस मेरे हाथ से बनाए हुए ऐसे आपको मिल जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं बनाऊंगा उसमें। तो ध्यान करना, इसमें क्या पूछा है, कौन सी समिति सही सुमेलित है, ये नहीं पूछा है,
कितनी समिति, सिर्फ एक, एक और दो, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, यही मिलेगा 4 ऑप्शन में। एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा केवल एक सही, एक और दो सही, एक दो और तीन सही, एक दो तीन चार चारों सही, ऐसे ऑप्शंस, ठीक है, या एक और तीन सही, एक और चार सही, दो और तीन सही, ऐसे वाला। इसमें क्या पूछा है, बिल्कुल अलग से, कितनी समितियां सही सुमेलित हैं। तो इसमें आपको फिर एग्जैक्ट पता होना जरूरी है। क्रॉस मैचिंग वाले में तो दो पता हो बन जाएगा, लेकिन इसमें चारों पता होना चाहिए तब बनेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए क्वेश्चन होता है एकदम टफ, क्योंकि आपको चारों पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। संथानम समिति पंचायती राज निर्वाचन, ओके। रामनाथन समिति भूमि सुधार योजना, ओके। खन्ना समिति ग्राम सभा को उचित अधिकार, बताओ सही कि गलत। ये किससे था, लेखा। खन्ना, खन खन पैसा, याद कर लेना है ना, लेखा वाला, अकाउंटिंग वाला। और हनुमंत राव समिति, ऐसे याद है हनुमंत राव समिति जनपद स्तर पर नियोजन कि जिला स्तर पर नियोजन, ये जिला स्तर पर। दो कमेटी बैक टू बैक, दांते वाला, ठीक है, डी और एच मैंने ऐसे याद कराया था अल्फाबेटिकली। डी वो आपका जनपद स्तर पर, और एच हनुमंत राव जिला स्तर पर, मतलब पहला जनपद दूसरा जिला। फिर तुरंत दया चौबे कमेटी, है ना, ऐसे याद किए थे। और फिर पूरा पंचायती राज प्रावधान लागू हो गया, भूरिया कमेटी लागू हो गया। उसके बाद फिर दया चौबे के पैरेलल में मैंने याद कराया था ललित माथुर कमेटी, पंचायतों को प्रकार एवं अधिकार। फिर न्यूनतम स्तर पर नियोजन, एक कमेटी आ जाएगा रामचंद्र कमेटी। फिर उसके बाद अगली कमेटी आ जाएगी आपका राजवंश संधू कमेटी, वो क्या बोलेगा, जिला स्तर पर नियोजन। ऐसे पैरेलल बनाना, तब ये याद रहेगा। तो आपका एक और दो, 1 and 2 ओके, 3 and 4 नॉट ओके। तो दो कमेटी सही मिली। तो दो किसमें है, ऑप्शन में बी में, ठीक है। अगर तीन कमेटी सही मिलती तो सी, चार कमेटी सही मिलती तो डी। केवल चार नहीं बोल रहे हैं, चारों बोल रहे हैं। चार का मतलब, तीन का मतलब तीन के तीन, दो का मतलब सिर्फ दो कमेटी, एक का मतलब सिर्फ एक कमेटी। ऐसा क्वेश्चन सावधानी से बनाना अगर हमारे यहाँ पूछना स्टार्ट कर दिया कोई भी सब्जेक्ट का। 243 ओ, ये तो याद है, कल परसों पढ़ाया हूँ। न्यायालयों के अदालतों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन। संविधान में अनुसूचियां तो पंचायतों को हस्तांतरित किया जाता है। 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची से आपका नगरीय निकायों को पावर ट्रांसफर। स्थान आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजातियों को स्थान का आरक्षण निम्न में से किस अनुसूची में है। तो पंचायतों में ये 11वीं अनुसूची से प्रॉपर है ये तो। फिर देखो, फिर कमेटी राजगोपाल न्याय पंचायत, ओके है। अच्छा इधर नहीं है क्या ऑप्शन, कैसे ये राजगोपाल, ठीक है चलो। एक ओके, दो ओके। मणिशंकर अय्यर कमेटी नॉट ओके, क्योंकि ये किसका था, आपका राजवंश संधू का। और रामचंद्र पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र। तो 1 2 and 4, 1 2 and 4 सी ऑप्शन। 11वीं अनुसूची में 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो टोटल कितने, 29 सब्जेक्ट्स। पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। अधिनियम में टोटल अध्याय कितनी है, 15। धाराएं कितनी है, 132। और अनुसूचियां 4। पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। ये अधिनियम मूलतः मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, ओके। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की, ओके। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको 18/6 से प्रभावशील किया, सही कि गलत, इफेक्टिव। तो ये गलत, ठीक है। अधिसूचित हुआ है इस दिन, लेकिन लागू कब से किया है, बैकडेट से 1 नवंबर 2000। और 1 नवंबर 2000 का अधिसूचित किया गया, ये भी गलत। छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने पुनः पारित किया, ठीक। भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की, गलत, क्योंकि ये राज्यपाल की स्वीकृति होती थी, है ना, क्योंकि राज्य का अधिनियम है, राज्यपाल की स्वीकृति। विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है ये, ठीक है। तो आपका 1 2 और आपका 7, 1 2 और 7 सी है इसमें।
छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों से गलतियां हुई, अभी एक बच्चे ने भी बोला मेरे को कि सर वो सत्य है और सत्य नहीं है, इसके कारण मेरे से गलत हुआ, मैनुअल मिस्टेक हुआ। ऐसा नहीं हो रहा है अब श्वेता? तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है मोबाइल में, ठीक है, लेकिन पेपर क्या आप लोग को ऑफलाइन देना है। ऑफलाइन के लिए बिल्कुल ध्यान कर लेना, क्वेश्चन जब भी बनाओ, जो क्वेश्चन ऐसा आया सत्य नहीं है या असत्य है, इनमें से कितने कथन असत्य है, उसको तुरंत पेन से क्या करना, एक राउंड लगा लेना, तुरंत के तुरंत, भले उस समय ना बने, क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। गलत समाधान निकालोगे तो नंबर तो मिलेगा नहीं, और उल्टा जो कमाया है वो भी गंवा दोगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में। तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी। तो जो भी क्वेश्चन ऐसा आया सत्य नहीं है ऐसा वाला, तो उसको क्या करना, एक राउंड कर लेना। उस समय ना बने, भले ही थोड़ी देर बाद बने, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कब बनता है, जब हम पूरा एक राउंड लगा के आ जाते हैं, तब तक 1 घंटा पूरा हो गया रहता है, बेल बज गया रहता है, और रिवर्स काउंटडाउन स्टार्ट हो गया रहता है दिमाग में, और तब हम कहाँ रहते हैं, हड़बड़ी में। और हड़बड़ी में क्या होता है, फिर एक्सीडेंट, गलत होता है। तो ये दिखते रहेगा अलग से, है ना, हाँ ये मेरे को ये सॉल्व करना है, क्योंकि सेकंड राउंड में आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, सीधे जाओगे आंसर में, ये नहीं बना ये लगा देता हूँ, ये नहीं लगा ये लगा देता हूँ, ये नहीं लगा भगवान ABCD क्या लगाऊँ, ये लगा देता हूँ, ये सब होता है ना। मैं बता रहा हूँ नेगेटिव अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव अटेम्प्ट करना नुकसान पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है। जहां पर सिर्फ दो ऑप्शन के बारे में श्योर हो गए हो, ये नहीं है, तभी जाकर 50-50% में चांस लेना, उसके अलावा चांस मत ही लेना। क्योंकि आप लोग इतने वर्षों में इतना पढ़ चुके हो, ठीक है, कि आप लोग को पता है ये वाला चीज कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, इतने साल से लगातार पढ़ रहे हैं, तो अंदाजा हो गया है कि ठीक है कि दो नहीं है। लेकिन जिसके बारे में पता ही नहीं है उसके बारे में अनावश्यक, ठीक है, उस क्वेश्चन को हाथ जोड़ना, आगे निकल जाना। आप अगल बगल मत देखना कि कोई एक इंसान पूरा का पूरा 100 बना लिया है, देखने ही नहीं उसको। वो ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन का माहौल को बर्बाद कर देते हैं, कंपटीशन रहने ही नहीं देते। आप देखोगे अरे ये तो पूरा का पूरा बना रहा है, मतलब पेपर सरल है लगेगा। आप अपने लेवल पर देखो ना, इतने साल तैयारी कर लिए हो, आपको खुद समझ में आ जाएगा पेपर सरल है कि कठिन, ठीक है। कठिन पेपर में कट ऑफ गिरता है, तो मत देखना कि वो 80 बना रहा है, 100 बना रहा है। इस बार का पेपर देख लो PSC का, 110 कट ऑफ आ गया, ठीक है। कारण क्यों? क्योंकि कठिन पेपर, फैक्ट बेस्ड पेपर। ऐसे देखोगे तो सरल लगेगा, है ना, मतलब पढ़ाने वालों के नजरिए में देखोगे तो फैक्ट जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं जो सब्जेक्ट, तो हम लोग को पता है कि बिल्कुल ऊपर का सतही क्वेश्चन, लेकिन सतही क्वेश्चन है, ऊपर का है बोल के जनरली पढ़ाया नहीं जाता कि बच्चे को पता हो। और हर सब्जेक्ट से उसने वैसे क्वेश्चंस उठा के ले आया, है ना। अब वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ऐसा पूछ लिया सडन से, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मैंने ध्यान दिए थे, वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे, तो वो कठिन हो जाएगा। वैसे में हम पढ़ रहे नेशनल इनकम, पूरा का पूरा स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य, बजट में आ गया राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, एक एक चीज पूरा याद करके है। और वो चीज क्या हुआ, छूटा हुआ है, तो छूटा हुआ क्वेश्चन फिर अगर ऐसे लिया जाए तो वो पेपर क्या हो जाता है, कठिन। और जो आपके लिए कठिन है इतना पढ़ने के बाद, तो मान के चलो जो पेपर कभी जो पढ़ाई बिना तैयारी के आया उसके लिए तो कठिन ही है। और वो सिर्फ अब क्या कर रहा है, टाइम पास, कि मैंने पैसा दिया, मैं आया, मैं बैठा, तो अब ये OMR तो मेरा मौलिक अधिकार है, तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन तो मैं राउंड करके मैं जाऊंगा। आप उनको मत देखना, पेपर कठिन है, आपको खुद जज हो जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में अगर एक राउंड में अगर आपसे 40 क्वेश्चन बना है तो पेपर टफ है, ध्यान कर लेना, ठीक है। फिर अनावश्यक अटेम्प्ट मत करना। तो सत्य नहीं वाले ध्यान करना इस चीज में। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ओके। महिलाओं के लिए आरक्षण है, ओके। अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, बताओ क्या पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता है? नहीं है। 29 सब्जेक्ट्स में से गवर्नमेंट जितना चाह रही है उतना ही ट्रांसफर कर रही है,
इसके अलावा अगर पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हैं, ठीक है, शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं, कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, तो एक व्यक्ति उनको विघटित कर सकता है। कौन है वो व्यक्ति? संचालक पंचायत। ठीक है, तीनों स्तर के पंचायतों को, पंचायत मतलब पूरी बॉडी, सरपंच, उप सरपंच, पंच। इंडिविजुअल हटाना है वो इंडिविजुअल हटाने का है, वो अलग है, ठीक है। और ये क्या है? पूरी की पूरी बॉडी, तीनों स्तर की बॉडी संचालक पंचायत। तो पंचायतों को अपने कार्य में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। हाँ बताइए तस्लीमा, ललिता, इसमें पता नहीं चल रहा ना? हेलो सर। जी सर। नहीं, क्वेश्चन किसका है बताओ, फटाफट बताओ। सर मेरा। हाँ बोलो तस्लीमा। ये संचालक पंचायत नहीं दिया है ऑप्शन में। क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में ज्वाइन की थी, वहाँ पे संचालक पंचायत ऑप्शन में नहीं था, राज्य सरकार था और कलेक्टर था और सचिव था और एक और ऑप्शन, तो क्या लेंगे? अब अगर देखो वैसे में ले रहा है तब के केस में तो फिर आप राज्य सरकार लोगे बस, उसके अलावा तो कोई नहीं। राज्य सरकार के प्राधिकार से संचालक पंचायत बस। हेलो, मोबाइल का मेरी वॉइस नहीं जा रही है। आ रही है मनीषा, वॉइस आ रही है। आ रही है क्या? आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं कब से बोल रही थी सर, तो हाँ आवाज नहीं आ रही। ठीक है तस्लीमा। सर मैं ये बोल रही थी कि मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए वैसे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए वो आप डिसाइड करोगे पेपर के दिन। मिनिमम सर? मिनिमम कुछ नहीं होता, ऐसे क्या? मिनिमम कुछ नहीं है, मेरिट है, मेरिट, ठीक है। मिनिमम है ना मैक्सिमम है? हाँ, आपके पेपर में कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको 33% लाना है। पीएससी के पेपर में है, पेपर 2 33%, 23%। पेपर बहुत टफ आ गया तो देख लेना 40 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, और इतना टफ नहीं बनाते हैं जनरली, है ना, इतना टफ तो नहीं बनाते हैं पेपर। तो किसमें अरे फिर उन ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा सर। तो आप वो सोचो ना, एक था खरगोश और एक था कछुआ। खरगोश ने क्या किया? ओवर कॉन्फिडेंस, मैं ही राजा हूं, मैं ही सबसे ज्यादा तेज दौड़ता हूं, मेरे को 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मेरे को तैयारी की क्या जरूरत है। और कछुआ क्या करता है? विभिन्न आलोचनाएं नहीं सुनता है। हाँ, जो 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 कछुआ है वो कोई आलोचना को ध्यान नहीं देता है, शांति से अपना काम करता है। आप शांति से अपना काम करो और एग्जाम के बाद देखना उनका रेशियो आपको कम मिलेगा, जिनके पास डीआरडीए का डिग्री है, ठीक है। वो हाँ, कंपटीशन के बाहर रहेंगे। आप कई साल से तैयारियां कर रहे हो और आपको लगेगा अगर उन लोग ऐसे पढ़े होंगे पंचायत तो कहीं नहीं पढ़े होंगे उन लोग, क्योंकि उनको क्या लग रहा है, अरे बाकी सबसे 15 नंबर एक्स्ट्रा, हम सरकारी दामाद है पहले से, हमको बुला के नंबर दिया जा रहा है, तो मेहनत करेंगे क्या बताओ? नहीं करने वाले उतना, ठीक है। आप कंपटीशन एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हो। हाँ अखिलेश बोलिए। सर टीचर एग्जाम में सबको एक्स्ट्रा दिए सिलेक्शन नहीं हुआ? तो नहीं होना है ना, मैं बोला ना, खरगोश और कछुआ जो है वही चीज है उसमें, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा मार्क्स उनको मिल भी गया, जो जिनके लिए बता रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया रहा होगा जिस एग्जाम में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ एक्स्ट्रा मार्क्स के बाद, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम एक अलग चीज़ है और डिग्री होना एक अलग चीज़ है। उनके पास वो डिग्री है, एडिशनल मार्क्स देना गवर्नमेंट 15 की जगह 20 भी दे दे, देख लेना। कंपटीशन एग्जाम में आप लोग बने रहोगे, क्योंकि ये मेहनत है आपका, है ना। पिछले 4 महीने से जो आप पढ़ रहे हो बिना समय का ध्यान दिए, कितने भी समय हम लोग क्लास कैसे भी कर रहे हैं, आप लोग आ रहे हो, पूरा अटेंड कर रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट्स हैं, पूरे क्लास टेस्ट है, बिल्कुल रेगुलर हुए हैं क्लास टेस्ट सारे सब्जेक्ट्स के। तो ये दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में तो बैठता है, कॉन्शियस माइंड में भले ही नहीं बैठे, अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गया होगा, एग्जाम में दिखेगा। अरे पता है ना, अभी आया ना समझ में? हाँ, एग्जाम में कहीं तो सुना हुआ है, लगेगा ये। चलो, कौन सा विधान? जो सत्य नहीं है वो अगर ब्लॉगिंग करते हैं और फिर नीचे ऑप्शन भी करते हैं तो क्लिक कर देते हैं, तो फ्लैटर को वहां पे वही वाला ऑप्शन।
हाँ, प्रेशर में आके वो फिर सत्य है नाम से टिक करते हैं। हाँ, तो वो मैनुअल मिस्टेक। तो ये पेपर क्यों बनाया हूं मैं? ऐसे ही पेपर बनाया ना। इस पेपर में करो ना गलतियां, मैं तो बोल रहा हूँ ना, इस पेपर में करो गलतियां। ये पेपर ऐसा भी आसान नहीं है, ये पेपर ऐसा भी आसान नहीं है ना, क्योंकि जितना पढ़ाया हूं मैं उतने में से क्वेश्चंस पेपर बनाया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ठीक है पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस मैनुअल बनाए हुए हैं। वो क्वेश्चंस मैं खास तौर पर इसलिए दिया है कि मैं पढ़ाया हूं, और पढ़ाने के बाद टीचर की जवाबदेही है कि उसके बाद आगे के क्वेश्चंस बनाए हो। बच्चे के सामने जाल फैलाओ, कौन उस जाल में फंसता है। तो जो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी नहीं बना तो वो उस जाल में फंस गया, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक मिस्टेक करने का मैं गुंजाइश छोड़ दिया। वो हुआ, हाँ हो रहा है ना। तो क्योंकि वो बिल्कुल बारीक वाली चीजें हैं इसके अंदर, देखने में कोई देखेगा बोलेगा हाँ ये तो पुराने क्वेश्चन। हाँ लिखा है, नीचे सत्य है असत्य है कहीं पर भी, तो उसके कारण। तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में दे देता हूँ मैं फिर से। एक बार और चाहो तो घर में बना लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा, ठीक है? उसमें एक बार बना लेना फिर से, ठीक? और आंसर फिर इसके उसमें मैच कर लेना ऐप में प्रॉपर। हाँ रीअटेम्प्ट के ओपन है, अच्छा टेस्ट सीरीज ओपन है, इसको उसमें बना लो फिर, है ना? इसको इसमें बना लो, पंचायती राज, सिर्फ पंचायती राज को। ठीक है चलो, मैं इसको मैं फिर से ओपन में करूँ। नहीं 1A 2A नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही ओपन होगा ये। चलो, कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है? तो PRA 1993 पंचायती राज अधिनियम। किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया? तो ये है DRDA, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ये विलीन हुआ, मर्ज हो गया, और कुछ साल बाद एक व्यक्ति फिर आके बोला कि इसको फिर से वापस पुनर्जीवित किया जाए। कौन है वो व्यक्ति? कमेटी रामचंद्रन कमेटी, भगवान रामचंद्र उसको पुनः जीवन देने की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, ग्राम पंचायत, ठीक है? देखो वर्ड देख लेना, एक वर्ड रहेगा ग्राम सभा, एक वर्ड रहेगा जनपद, एक रहेगा जिला, और एक क्या है? ग्राम पंचायत। ये देखो, ये मैंने पढ़ाया हुआ नहीं था पूरा। क्या पूछा है? क्या सही नहीं है? तो अध्याय 2 में किसका उल्लेख था बताओ पूरा? ग्राम सभा है पूरा। अध्याय 1 विस्तार परिभाषा, अध्याय 2 ग्राम सभा, ग्राम पंचायत नहीं। और ग्राम पंचायत के क्या पूछा गया है? कार्य, फंक्शंस। फिर अध्याय 6 धारा 7, अध्याय 6 भी अभी नहीं पहुंचे क्योंकि मैं अध्याय वाइज अभी नहीं पढ़ाया हूं मैं, ठीक है? लेकिन धारा 7 तो पढ़ा हुआ है आपका। धारा 7 में क्या था? धारा 7 में भी ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन, ये ग्राम सभा का था कार्य। तो 1 and 2 बोथ रॉन्ग, ठीक है? ये दोनों देखो पहले ही गलत हो गया। इसमें 29 विषय है, ये तो ठीक है, ठीक है? 29 सब्जेक्ट। और ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों के बारे में धारा 6 है, इसको बताओ। ये मैं नहीं पढ़ाया था, फिर भी मैं क्वेश्चन दिया मैं, क्योंकि क्या पढ़ाया था मैंने? ये धारा, धारा 6 धारा 7 मैंने पढ़ा दिया था। ये अध्याय 1 और अध्याय 2 मैंने पढ़ा दिया था। यस सर। और उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाया हूं मैं हाथ से प्रॉपर आप लोगों के लिए कि इस क्वेश्चन को कौन अटेम्प्ट करता है। अब बताओ कितने लोग अटेम्प्ट किए थे इसको? मैं अटेम्प्ट की थी सर। बन गया था सही? यस, क्योंकि हाँ, लिख के भी इसके अंदर हिंट छुपा हुआ है। क्वेश्चन लेंदी है, कोई बाहर का, हाँ बाहर का कोई अगर पढ़ेगा जो नहीं पढ़ा है ऐसे, तो उसको लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, 4 ये है बोल के, है ना? फिर भी अगर आप जाते हैं, ठीक है, हाँ उससे ही बनेगा ये। तो आपका 3 तो वैसे ही सिर्फ 3 से ही दिख रहा है आपको। और देखो हाँ, आपका ये 1 अध्याय 2 1 कहाँ दिख रहा है उसको तो वैसे ही हटा दो आप, ठीक है? चारों में 1 है। हाँ 29 विषय जो था वो सबको पता था इसमें। तो आपका 3 सही है और बाकी क्या है? गलत है। 1 2 एंड, अच्छा सही वाले को ढूंढो, ठीक है? सही वाला 3, हाँ सही वाला 3 जगह था,
ये क्वेश्चन में इस रूप में मैं बनाया हुआ था, 3 ए में, 3 बी में और 3 आपका डी में। 29 विषय ऐसे ही पता था। अब आंसर पता हो नहीं पता हो, आंसर लगाना है। ठीक है, आपको एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए आंसर पता होना जरूरी नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। मैं आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर नहीं पता हुए भी आंसर कैसे लगाना है। तो ये वो है, ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं इस पेपर में, है ना। एलिमिनेशन करना, आंसर्स बनेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 क्या सही है? राज्यपाल की सहमति ओके, नॉट ओके? हाँ, यहाँ पे गलती हुआ था लोगों से। मनीषा यही गलती हुआ था मेरे से हुआ था सर। ईयर में। 94 पे ध्यान नहीं, हाँ। 93 में मैंने ध्यान नहीं दिया था। 93 की जगह क्या हो गया, बस मैंने ईयर चेंज किया, डेट सेम ईयर चेंज, 1 and 2 बोथ रॉन्ग हो गया उसी से ही। हाँ, 24 जनवरी पढ़ोगे और फिर ये एग्जाम में ऐसे ही था, अरे ये तो वही है, हमको तो याद है, सर ने तो याद कराया था, हमने जवाब भी दिया था। 24 जनवरी 93 नहीं, 24 जनवरी 94। 93 में नेशनल लेवल पर, 94 में मध्य प्रदेश के लेवल पर और सन 2001 में छत्तीसगढ़ के लेवल पर। छत्तीसगढ़ के लेवल पर 2001 में एक्सेप्ट किए, लेकिन क्या कर दिए, बैक डेट से लागू कर दिए। बस इस चीज का ध्यान करना। तो 24 जनवरी 25 जनवरी ये दोनों गलत। भारतीय गणराज्य के 44th ईयर में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित हुआ था, अधिनियमित हुआ था। ठीक है, 3 ओके। और अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1-2 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, यही बोलता है ये। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार, लेकिन कहाँ पर, अधिसूचित क्षेत्र में। कैसे लागू होगा, शर्तों के अधीन। तो 3 and 4 ओके एंड 1 and 2 नॉट ओके। क्या पूछा है, सत्य नहीं है, सही है पूछा है। तो 3 and 4 ओके। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो, क्या सत्य नहीं है, 1 and 2। अब पढ़ने में जरा सा गलती की है, सत्य है और सत्य नहीं है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर जानना भी जरूरी नहीं, आंसर आपको वो भी जरूरी है ना, सत्य है सत्य नहीं वाले क्वेश्चन। तो हमारा माइंड किसके लिए सेट है, बाय डिफॉल्ट सत्य पूछ रहा है, हमारा माइंड इसी के लिए सेट है। तो जहां आपको दिखा सत्य नहीं है, उसके लिए आपका माइंड सेट नहीं है, वापस जब घूम के बनाने होगा ना तो गलत होगा। इसीलिए जिस चीज़ के लिए माइंड सेट नहीं है उसको राउंड लगा दो अलग से कि ये हमारे रास्ते का स्पीड ब्रेकर है, निशान लगाना पड़ेगा पेपर में, तुरंत कर लेना उसको। पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई ग्राम सभा, बी ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट किसी खालिस्तान से निर्वाचक नामावलियों निकाय ग्राम सभा है। तो कौन कौन सा ग्राम, वन ग्राम और राजस्व ग्राम। फिर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है, विधानसभा, कलेक्टर, आयुक्त और नन ऑफ दिस। कौन अधिसूचित कर रहा है इसको, राज्यपाल। ग्राम भी, जनपद भी, जिला भी, तीनों स्तर पर, और ग्राम सभा भी। कौन पंजीकृत हो सकता है, समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति। तो 3 तो हटा दो, सभी व्यक्ति यानी बच्चे भी शामिल, वो तो हट जाएंगे। अब आ गया 1 और 2, और शायद ऑप्शन में भी है 1, 2 और 4। तो समस्त वयस्क पुरुष और समस्त वयस्क स्त्रियां और 4, तीनों सही है। 1 to 4 कि केवल 4, केवल 4 जो हाँ, समस्त वयस्क पुरुष के पात्र नहीं है। ठीक है, जो विधानसभा में वोटिंग डालने के लिए पात्र नहीं है वो वयस्क पुरुष इसमें पात्र नहीं है। तो जो एग्जैक्ट उस विधानसभा निर्वाचक नामावली में वहाँ का जो आपका मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें जो पात्र है वही व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत हो सकता है। बाकी जितने भी वयस्क पुरुष हैं जिनका नाम हट गया वो पंजीकृत नहीं हो सकते, और स्त्रियां भी, है ना। किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति, ये तो याद हो गया होगा, 1/10, और वहां पर आपका उपस्थित में कितनी महिलाएं, 1/3 महिलाएं। ये सामान्य क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र के लिए
ग्राम सभा 1/3 और उसमें 1/3 महिला। और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में 1/2, 1/3, 1/3। फीमेल नहीं है ना, फीमेल नहीं। पंचायत में पंचायत स्तर, जनपद स्तर, जिला स्तर, सदस्य लोग हैं, पंच और सदस्य। वहां पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन ग्राम सभा में लिखा गया। ग्राम सभा की बैठक हो रही है 1/10 मेंबर्स, आउट ऑफ देम 1/3 फीमेल। सूरजपुर जिले का आज जो माइंस वाला मैंने जो वो आर्टिकल जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो डाला है, ठीक है, वहां पर बताओ तो क्या होना था ग्राम सभा का? ग्राम सभा का गणपूर्ति क्या होना था? अरे गणपूर्ति बताओ, वो बाकी मत बताओ। 1/3 और 1/3, क्योंकि कौन सा जिला है? सूरजपुर। किस एरिया में है? अधिसूचित क्षेत्र में। ठीक, तो ध्यान करना उन चीजों का। और सरपंच और उप सरपंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। कौन होंगे? 2 लोग, सरपंच और पंच। सरपंच पूरे गांव के लिए और पंच अपने वार्ड के लिए। तो यहां से बनता आपका आंसर। फिर अगेन क्वेश्चन, ग्राम सभा के गणपूर्ति के बारे में सही क्या है? तो सही पूछा है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही, थर्ड स्टेटमेंट सही, और आपका 6th स्टेटमेंट सही। सरपंच और पंच उत्तरदायी, उप सरपंच उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है? वार्षिक लेखा विवरण देना है, ऑडिट रिपोर्ट देना है, अचल संपत्ति नहीं, है ना। वार्षिक आय व्यय, पंचायत के कार्यों का विवरण, ये सब तो देना है ना। केवल 3। ग्राम सभा की बैठक में कौन सी तिथि मैच नहीं कर रही है? तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 मई मैच नहीं कर रही है, 3 मैच नहीं कर रही है। डी। सब याद हो गया है एकदम अच्छे से, सब है ना, टू द पॉइंट, पूरा पंचायत। हाँ, नया किताब लिख लोगे आप लोग। यस सर, हिंदी और सब इसमें तो बहुत अच्छा लगता है पंचायत। थैंक यू। हिंदी के लिए भी थैंक यू। नहीं सर, वाकई में आप बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, काफी हेल्पफुल है। क्वेश्चन में देखने से ही समझ में आ जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो टू द पॉइंट है सारी चीजें, है ना। तो टू द पॉइंट के अलावा क्वेश्चन पूछे तो फिर भी बनाने की कोशिश करना। नहीं सर, उसको आपने हम लोग के दिमाग के अकॉर्डिंग समझाया है कि जो समझ में आ जाए हम लोग। हाँ, मैं उस भाषा में समझाया हूँ, आसान भाषा में, यस सर, कि समझ आए और स्टूडेंट माइंड क्या रहता है इस समय पे, मैं उस वे में पढ़ाया हूँ। चलो, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम सभा यही करेगी। ठीक है, एक आध दिन अभी पढ़ा दूंगा मैं सोशल ऑडिट, है ना। पंचायत के चैप्टर्स पढ़ाते में मैं पढ़ा दूंगा मैं सोशल ऑडिट। आरटीआई के क्लास कल या परसों में हो जाएगा, है ना। ग्राम सभा की बैठक, सामान्य बैठक कितने दिन पहले? 7 दिन, और कोई विशेष आपातकालीन बैठक है तो 3 दिन। ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में मतभेद पाया गया तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? तो इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत कोई मतलब ही नहीं, पढ़े ही नहीं हम लोग, वो नहीं बोल सकता। ठीक है, नगर पंचायत को कोई अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत के बारे में, वो अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है। जनपद पंचायत लेकिन इसका बॉस है, जस्ट इमीडिएट बॉस, तो वो बुलवा सकता है, कलेक्टर बुलवा सकता है। ठीक है, सरपंच बैठक नहीं बुला सकता, ध्यान कर लेना। और ग्राम सभा के कितने मेंबर बोलेंगे? 1/3। ठीक है, 1/3 लोग रिटर्न में अगर अनुरोध करेंगे तो ड्यूटी किसकी है? सरपंच की। ठीक है, सरपंच बैठक बुलाएगा। सरपंच नहीं बुलाता है तो उप सरपंच नहीं बुलाता है तो सचिव, बैठक बुलाने के लिए, बैठक के लिए। ठीक है, बैठक के लिए। तो ध्यान कर लेना इस चीज का। ठीक है, ये चीज है आपका ग्राम सभा वाले केस में। 1/4, 1/5 कहीं नहीं आया है, 1/2 आया है, 1/3 आया है, 4 और 5 नहीं आया है, 1/6 आया है। कहाँ पर 1/6? बैठक नहीं,
जमानत राशि। जमानत 1/2, 1/3, 1/6 और आपका 1/10, ये है। फिर आप देखोगे तो 2/3 आया है, एक जगह आया है मेजोरिटी। किसमें मेजोरिटी? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक। और फिर क्या आया है? 3/4 आया है, वो भी कहाँ आया है? अविश्वास प्रस्ताव। उसके अलावा कोई ये बट्टा वाला, मतलब क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और कहीं नहीं आया है ना। रैशनल नंबर्स, हाँ, वो और कहीं नहीं आया है। तो इसको ध्यान करना, एक दिन की क्लास में उस सबको मैं लिखूंगा मैं, और आप लोग बताते जाना किसमें किसमें क्या क्या है, तब आपका दिमाग ट्रेंड होगा। नहीं तो एग्जाम में वो 1/3, 1/4 उसमें फंस जाओगे। तो 4, 5 ये तो है ही नहीं, ये ध्यान कर लो पहले, ठीक है। और उधर 7, 8, 9 कहीं नहीं। 1/2, 1/3, 1/6, 1/10, इतने में ही है पूरा। और फिर एक के बाद 2/3 और 3/4, बस इतने में है। तो ग्राम सभा के 1/3 मेंबर अगर लिखित में अनुरोध करेंगे तो ग्राम सभा की बैठक। और उधर पंचायत वालों में जाओगे तो कितने लोग रिटर्न अनुरोध कर रहे हैं? 1/3। पंचायत में 1/3 सब जगह। कौन सा कथन गलत है? हर गांव के लिए ग्राम सभा होती है, सही है। ग्राम सभा में वो सभी लोग शामिल हैं जो गांव के मतदाता सूची में शामिल है, सही है। ग्राम सभा 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए निर्णयों को लागू करवा सकती है, पंचायत पर निर्भर हुए बिना। पैसे से रिलेटेड तो कुछ नहीं बताया मैंने। पैसे से रिलेटेड एक चीज बस बताया कि पंचायत काम करेगी, उसका ये ऑडिट करेगी ग्राम सभा। पंचायत अपने मर्जी पर जो भी बजट है जितना भी है उसका वो काम करेगी, ग्राम सभा देखेगी काम होने के बाद या काम चल रहा है तब, उस समय प्रॉपर जो ये खर्चा बता रहे हैं उतना ही खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जब सामाजिक अंकेक्षण पढ़ लोगे ना तब एकदम मैच कर लोगे कि हाँ क्या क्या होता है, हमारे डेमोक्रेसी का 3rd लेवल अच्छा क्यों है, ठीक है, वो तब समझ में आएगा। आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में पंचायत की कम से कम एक बैठक बुलाना है, वहां पर भी हर 3 महीने में कम से कम एक। टोटल वैसे 6 बैठक बुला रहे हैं, लेकिन मिनिमम क्या बोल रहे हैं? 3 महीने में एक। ग्राम सभा के विषय में सही है, प्रत्येक 3 मास में एक सम्मेलन होना आवश्यक है, सही है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, सही है। गणपूर्ति 1/10 से होगी, सही है। गणपूर्ति के लिए सचिव उत्तरदायी होगा, गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 सी सही। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्रवाई एवं अभिलेख, ये एक्चुअल पंचायत है वर्ड है ना, न्यायालय हो गया इसमें हिंदी में, ग्राम पंचायत हिंदी। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के, ग्राम पंचायत बोला है, ठीक है, वर्ड ध्यान कर लेना, ग्राम सभा नहीं, मतदाता नहीं, पंचायत 1/2। जनपद और जिला के लिए 1/3, हाँ थोड़ा सा अलग है वो, है ना। अब देखो धारा पढ़ा चुका था तब तक मैं, ठीक है, भाग 1 अध्याय 1 और अध्याय 2 तो मैं पढ़ा लिया था। ग्राम सभा की अधिसूचना धारा 3 ओके है, ओके है। 1 और 2 विस्तार परिभाषा, दूसरा आपका मतदाता सूची, पहला विस्तार, दूसरा परिभाषा, ठीक है। तीसरा अधिसूचना राज्यपाल, चौथा मतदाता सूची, पांचवा रजिस्ट्रेशन। तो 2 गलत हो गया। और वार्षिक सम्मेलन किसमें है? 7 में। तो 2 और 3 गलत और आपका सिर्फ एक सही दिख रहा है, सिर्फ एक सही दिख रहा है, तो आंसर सी। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, कौन सा सही नहीं है, इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है, सही पूछा है तो सिर्फ एक सही। लेकिन अगर पूछ लिया सही नहीं है तो आंसर चेंज हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, हाँ बी, तब बी हो जाता। ऐसे आपका क्या है? सी। जनपद पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या की उपस्थिति ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति का गठन करती है। कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। जनपद पंचायत का आपका क्या पूछा है? गणपूर्ति पूछा है। तो कितना है आपका? 1/3 वहां पर। हम वहां पर फीमेल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला में सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा में महिला आना जरूरी है, उसमें 1/3 दोनों जगह। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के इस अधिनियम के अंतर्गत
निर्दिष्ट अंतराल मतलब प्रॉपर गैप पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना किसका ड्यूटी है ये? सरपंच का और पंच का। कितनी बैठक बैक टू बैक? 3 बैठक, ठीक है। 3+2 ऐसे याद करना। 3 के बाद चेतावनी, 2 और में ऑप्शन। तो कई गांव में ऐसा होता भी है ना, सरपंच को हटाना है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं बुला रहे हो तो ग्राम सभा में जाने मत दो किसी को बैठकों में, ऐसे ही सरपंच को हटा दिया जाएगा। मतलब अपोजिट पार्टी वाले जो लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, ग्राम सभा की बैठक में अड़ंगा डालते हैं, बैठक होने नहीं देते हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, अधिकार है, नहीं विरोध होता है कई बार, आपके गांव में नहीं होता होगा, लेकिन ये पूरा प्रॉपर है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वैसा हुआ तो क्या हुआ। कई जगह अभी भी है कि जिस तिथि पर बैठक बुलाई गई है उस तिथि पे लोग नहीं आए तो घर घर में जाके क्या कर रहे हैं, रजिस्टर पे साइन करवा लेते हैं। होता है ये होता है। पेपर में लिखा भले ही कुछ हो, थ्योरेटिकल पंचायती राज अधिनियम बिल्कुल अलग है ना, ये सब चीजें हैं। कुछ किताबें हैं अच्छी किताबें, उसमें पढ़ोगे तो पूरा बैग से लेके बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है। उसमें आपको ये भी मिलेगा कि लोग कैसे रोकते हैं ग्राम सभा की बैठकों को, लेकिन उसके अंदर फिर वो है ना, प्रॉपर अथॉरिटी है सरपंच की, वो अगर उस चीज को प्रूव करे तो ठीक है, तब फिर कुछ चीजों में उसको अनुमति है। तो ये 40 हो गया। 41 ग्राम सभा के कार्यों में शामिल नहीं है। देखो नहीं है, ध्यान से पढ़ लेना। विभिन्न योजनाओं के लिए हितग्राहियों की पहचान, फिर से बोलो अखिलेश। सरपंच को हटाने के लिए 3 नहीं, आपको मिलेगा उसमें ऑप्शन में लिखा मिलेगा आपको, है ना, 3 लिखा मिलेगा, प्रॉपर लिखा मिलेगा, 3 गणपूर्ति, उसके बाद चेतावनी, और उसके बाद अगली 2 बैठक में अगर वो नहीं बुला पाया गणपूर्ति तो उसको हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। सिर्फ 3 में नहीं हटा सकते, ठीक है, सिर्फ 3 में नहीं हटा सकते। 3 के बाद उसको 2 बार और मौका दिया जा रहा है और वो रिटर्न में है ना मौका, उसके लिए उसका अधिकार है वो। ग्राम सभा के कार्यों में शामिल नहीं है। बताओ ये ग्राम सभा का कार्य जो वार्षिक बैठक हो रही है उस समय ये कुछ कुछ कार्य करती है। ये विभिन्न योजनाओं के लिए हितग्राहियों की पहचान और चयन ये होगा। जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि होगा। राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण, ये उसके ग्राम पंचायत क्षेत्र में भले ही होगा, जैसे बारसूर के क्षेत्र में है ना, बारसूर में तो नगर पंचायत होगा, पर पर्टिकुलर अगर कोई ग्राम पंचायत है और उसके एरिया में अगर कोई आपका मॉन्यूमेंट है, ठीक है, हाँ जैसे मल्हार हो गया, तो ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ठीक है, ये एएसआई के अधीन या स्टेट की जो बॉडी है, राज्य का जो पुरातत्व से रिलेटेड जो बॉडी है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वैसी स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी है, तो उसकी ड्यूटी है ये, ठीक है। भले ही लेकिन कुछ होगा तो शिकायत गांव के ही लोग करेंगे, लेकिन प्रॉपर ड्यूटी में, इनकी ड्यूटी में वो शामिल नहीं है। गरीब व्यक्तियों की चिकित्सकीय सहायता के लिए ऋण मंजूर करना, ओके। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करना, तो ध्यान करना ग्राम पंचायत वाले इसमें न्याय से रिलेटेड काम नहीं है, ठीक है, न्याय से रिलेटेड काम नहीं है सामान्य क्षेत्रों में, पर अधिसूचित क्षेत्र में उनके जो परंपरागत जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली, उसको ओके बोला गया है, ठीक है, उनका कल्चर मेंटेन करने के लिए। तो 3 और 5 नॉट ओके और बाकी सब ओके। अब क्वेश्चन में सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है? असत्य पूछा है तो क्या है, 3 और 5 सी ऑप्शन। सत्य पूछ देता था 1, 2 और 4। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? सरपंच अध्यक्षता करेगा? नहीं। उप सरपंच? नहीं। कोई पंच? नहीं। पंचायत का पदाधिकारी तो नहीं छूना चाहिए, पहला लाइन ही लिखा हुआ है। कौन करेगा? उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, ये व्यक्ति अध्यक्षता करेगा, या ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, और या वो व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। पंचायत मतलब पंच, सरपंच, उप सरपंच, ये कर सकते हैं। 3, 4 और 5 इन लोग कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? 43 शेड्यूल एरिया में प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी,
कि प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभा हो सकती है? हो तो सकती है, एक की तुलना में 2 ज्यादा सही। गणपूर्ति 1/3 से होगी, ओके। गणपूर्ति 1/4 से होगी, नॉट ओके। तो 2 सही और आपका 3 सही। अध्यक्षता सरपंच करेगा, गलत। सरपंच नहीं करता है, सही। तो 2, 3 और 6 सही, आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन चेंज हो जाता, सत्य नहीं है तो फिर 1, 3 और 5 हो जाता। संविधान का अनुच्छेद 244 भाग 10 जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, इसी को अनुसूची के रूप में पढ़ोगे तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6। इसी चीज को पढ़ोगे तो 244 1 अनुसूची 5 के लिए, 244 2 जनजातीय क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र मतलब मध्य भारत का वो एरिया जहां पर जनजातियों की बहुलता है, उन राज्यों में बनाया गया है अनुसूचित क्षेत्र। ट्राइब्स ज्यादा है। कितने राज्य? 10। अब बताओ, 10 तो याद हो गया होगा इतनी क्लासेस में। कैसे याद करना है वो भी याद हो गया होगा, कैसे किसी नए बच्चे को पढ़ाना है वो भी याद हो गया होगा। तो मध्य भारत के 10 राज्य, अनुसूची 5, आर्टिकल 244 1, इस एरिया में आपका जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जनजातीय सलाहकार परिषद। इस जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 लोग होंगे। ट्राइब्स की आबादी ज्यादा है तो विधायक भी होंगे, क्योंकि एरिया क्या होगा? रिजर्व। विधानसभा के सीट्स क्या होंगे? रिजर्व। तो कम से कम 20 लोगों से मिलकर एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनेगी, और काम क्या रहेगा? जनजातियों के हितों के बारे में सुझाव देना। उस 20 में से 3/4 अनिवार्य तौर पर ट्राइब से रिलेटेड विधायक होंगे, ट्राइब विधायक होंगे, अनुसूचित जनजाति के विधायक होंगे। किस क्षेत्र के लिए? ये 10 मध्य भारत के 10 राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद 244 1 परमिट करता है। हमारे स्टेट में इलेक्शन हुआ था 23 अक्टूबर नवंबर, और उसके बाद पिछले साल 2024 के लास्ट में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन हुआ, थोड़ा लेट से हुआ, और उसके सीएम मुख्यमंत्री, मतलब उसके अध्यक्ष सीएम। ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। तो हमारे राज्य में टोटल उतने विधायक हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स, रिजर्व कैंट सीट्स कितनी है? 29। ठीक है, तो 29 सीट्स में से लेके, ठीक है, कम से कम 20 होने चाहिए। 20 में से 3/4 अनिवार्य तौर पर अनुसूचित जनजाति के विधायक होंगे, जनजाति सलाहकार परिषद। और दूसरी तरफ क्या है? 244 2, नॉर्थ ईस्ट के जनजाति मध्य भारत की जनजातियों से अलग, उनकी समस्याएं अलग, उनका रहन सहन का तरीका अलग, उनका कल्चर अलग, उनके लिए अनुसूची 6, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 राज्य। आर्टिकल 244 2, उस एरिया में जनजाति सलाहकार परिषद नहीं। जिस जिला में जिसकी ज्यादा आबादी है उसके लिए जिला परिषद। जिला परिषद का गठन राज्यपाल। ठीक है, और वो जिला परिषद कैसा रहेगा? इलेक्टेड बॉडी रहता है, 5 साल के लिए इलेक्शन होगा, पर्टिकुलर उसी ट्राइब के लोगों से रिलेटेड। उस क्षेत्र में कुछ भी लागू करना है, संसद को भी और राज्य विधानसभा को भी, तो राज्यपाल की सहमति से ही लागू होगा वो। ठीक है, जिला परिषद को बहुत सारे अधिकार उस एरिया में। जिस पर्टिकुलर एक जिला में एक जनजाति की बहुलता नहीं बल्कि बहुत सारे जनजाति है, मतलब मैतेई, कुकी, ऐसे करके बहुत सारे जनजाति अगर हो गए, तो वहां पर पर्टिकुलर अलग अलग एरिया के लिए स्वायत्त क्षेत्र बना दिया जाता है, स्वायत्त परिषद। बड़े लेवल पर जिला परिषद, छोटे लेवल पर स्वायत्त परिषद, वो पूरी इलेक्टेड बॉडी। हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं, मध्य भारत में जनजाति सलाहकार परिषद इलेक्टेड बॉडी नहीं है, जो चुने हुए हैं विधायक लोग वही लोग आ रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है? लेकिन इलेक्शन हो रहा है प्रॉपर 5-5 साल के लिए। ठीक है, जब संविधान पढ़ाऊंगा तो उसका डिटेलिंग करूंगा पूरा। वो एरिया हमारे यहाँ का अनुसूचित एरिया। फिर हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र मतलब ऊपर का वो एरिया, नीचे का एरिया, उसको छोड़ के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर्टिकुलर, अब अगर किसी क्षेत्र में जनजाति की बहुलता मिल गई, उसको अनुसूचित क्षेत्र तो घोषित नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, माडा। ठीक है, 2 साल पहले देखो पेपर में दिया है सडन से। तो ट्राइब एरिया जो है उसको एक व्यापक तौर पे समझना,
पंचायत, संविधान, ठीक है, छत्तीसगढ़ में उनसे रिलेटेड क्या क्या है, वो सबको समझोगे तो वो क्वेश्चंस बनेंगे। जो क्वेश्चन दूसरा कोई नहीं बना रहा है वो आपको बनाना है अब इस साल, ठीक है। सारा एरिया पढ़ेंगे अभी इस साल। तो ये हो गया, इसमें कौन सा क्वेश्चन आ गया 244। तो ए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 14A, पंचायती राज अधिनियम का बोल रहा है ना, संविधान का नहीं बोल रहा है। संविधान में 14A है, अधिकरण है वहां पर कैट और सेट। ये क्या बोल रहा है, पंचायती राज अधिनियम 14A क्या बोल रहा है, ये पेशा वाला जो एरिया है उसके बारे में बात किया है। ये इसमें है ऑप्शन डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट अनुबंध। ये विशिष्ट अनुबंध क्या बोलता है, शर्तों के साथ पंचायत के एक्ट को वहां लागू किया जा सकता है। इसके लिए संसद ने एक कमेटी का गठन किया था। कौन सी कमेटी, भूरिया कमेटी, ठीक है। उसने रिकमेंडेशन दिया, 93 में पंचायती राज एक्ट लागू हो गया। फिर अनुसूचित क्षेत्र के लिए लागू करने के लिए भूरिया कमेटी 1996 में लागू। 243M संसद को रोकता है किस किस क्षेत्र में पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं कर सकते। 243M4B ये संसद को परमिट करता है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से कानून लागू कर सकते हैं। तो ये कानून पेशा बाद में लाके जोड़े हैं, इसीलिए ये बन गया 14A, नहीं तो ओरिजिनल में रहता तो 14, 15 ये रहता 14A। पंचायती राज अधिनियम धारा 129 ख, देखो ये ख है ना ख यानी कहाँ का बात कर रहा है, 129 ख, पेशा वाला एरिया। पेशा वाले एरिया में गणपूर्ति महिलाओं का कितना, लगभग 1/3, ये वही चीज है। क्वेश्चन को मैंने बस घुमाया, धारा के अनुसार पूछ दिया मैंने एग्जैक्ट, 1/3 डी। आदिवासी बहुल पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, फिर ये वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा के, न सरपंच न उप सरपंच, कौन करेगा, अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है ABCDE, ABCDE। और क्या बोलता है ये पेशा एक्ट में, सभी स्तर पर सदस्यों का जो पद है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। पहला सदस्य लेवल। एक और क्लॉज क्या जोड़ दिया, परंतु अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 50% से कम आरक्षण नहीं मिलेगा। ये दोनों चीज एक साथ पढ़ना। क्या बोला मैंने, सदस्यों के लिए पंचायत, जनपद और आपका जिला, ये सदस्यों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, परंतु अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 50% से कम आरक्षण नहीं देंगे, कितना भी हो पॉपुलेशन, 50% सीट रिजर्व रहेगी। सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तीनों पोस्ट किसके लिए रिजर्व रहेगी, जनजाति समुदाय के लिए अनिवार्य तौर पर, ठीक। ओबीसी आरक्षण था पहले, ओबीसी आरक्षण क्या लिखा हुआ था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और फिर ओबीसी को आरक्षण, पर तीनों को मिलाकर 75% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ये बोला गया था पहले। लेकिन अभी जो 2025 में जो संशोधन हुआ, इसमें 129E का वो वाला पार्ट जिसमें ओबीसी आरक्षण की बात किया था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब शेड्यूल्ड एरिया में ऊपर और शेड्यूल्ड एरिया में नीचे ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी रिजर्वेशन कहाँ है, सिर्फ मध्य पार्ट में, ठीक है। और वो जो है जो पूरा मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है मैंने, मध्य एरिया में अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, 50% ऊपर हुआ तो भी जाएगा, 70 हुआ, 80 हुआ, जो भी जितना है उतना आरक्षण मिल जाएगा। सर ये पेशा एक्ट में मिल जाएगा, पेशा में नहीं, पेशा में जाति जनजाति के अनुपात में आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति का, इसमें तो पर OBC सदस्यों के लिए, रहेगा। हाँ यहाँ पे इसमें रहेगा, मध्य एरिया में रहेगा। अभी मध्य एरिया का बता रहा हूँ, क्या बताया मैंने अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। अगर ये 50 के अबव गया तो ओबीसी के लिए रास्ता क्लोज, अगर ये 50 के नीचे आया तो ओबीसी के लिए रास्ता ओपन होगा। कितना रहेगा बोल रहा है,
ओबीसी को उनके आबादी के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। Yes, sir. ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि जितना है ओबीसी की आबादी उतना रिजर्वेशन मिल जाए, टोटल तीनों का रिजर्वेशन मिलाकर 50 पे ले जाकर रोक देना है। ओबीसी अगर 40% है, अनुसूचित जाति जनजाति 40, ओबीसी 40, तो अनुसूचित जाति जनजाति को पहले रिजर्वेशन मिलेगा 40%, Yes, बचा sir. 10% ओबीसी को। अनुसूचित जाति जनजाति का आबादी अगर आपका 25% है, तो ओबीसी का 40% हो के भी उनमें रिजर्वेशन 25%, और अगर अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण अगर आपका 10% है, तो ओबीसी को उसकी जाति के अनुपात में आरक्षण मिल जाएगा 40%। और अगर अनुसूचित जाति जनजाति का आबादी मात्र 5% है, तो अब ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा? बचा 45 मिलेगा कि सिर्फ 40 मिलेगा? मैं नया कंडीशन बता दिया हूं। मैं अनुसूचित जाति जनजाति को 5% आरक्षण है, उस क्षेत्र में ओबीसी 40% है, तो ओबीसी को पूरा 50 तक ले जाना है कि 45 पे ले जाके बंद कर देना है? 45 पर ले जाके बंद, क्योंकि क्या लिखा है? आबादी के अनुपात में। ठीक है, एक क्लास में आरक्षण, पूरा आरक्षण डील किए थे, वो अगर बैठा है तो बहुत अच्छे से बैठेगा। ठीक है, तो आरक्षण का, हाँ, बाकी पूरा सामान्य के लिए, बाकी पूरा सामान्य के लिए। ठीक है, ये पिछले प्रावधानों में जो ओबीसी रिजर्वेशन कौन सा, ये गलत हुआ? हाँ, इसके बाद है, दोनों गलत, वो क्योंकि बनाया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कहीं देखे नहीं होंगे, है ना। ये जो अगले जो 2 क्वेश्चन जो बोल रही हैं, ठीक है, इसमें तो हाँ, ये अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं जनपद जिला पंचायत के बारे में प्रावधान, ठीक है, ये क्वेश्चन पेशा एरिया में, पेशा एरिया के 5 आर्टिकल पढ़े थे। ठीक है, पहला आर्टिकल किसके बारे में था? अधिसूचना। दूसरा क्या था? ग्राम सभा। तीसरा क्या था? ग्राम सभा की शक्तियां। चौथे में टोटल 6 सब आर्टिकल, चौथे और छठवें में है। चौथे में क्या है? ग्राम पंचायत, पूरा ग्राम पंचायत। पांचवें में आरक्षण, और छठवें में जनपद और जिला पंचायत। तो आपका क्या पूछा है? ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत है आपका चौथे में, यानी डी, और ई और एफ, तो डी और एफ, तो डी और एफ किस में है आपका? डी ऑप्शन में, ये है। फिर से याद करा दे रहा हूँ, शेड्यूल एरिया में 129 ए बी सी डी ई एफ, सबसे पहले अधिसूचना, बाकी जगह वैसी। फिर ग्राम सभा, ग्राम सभा 2 आर्टिकल, ग्राम सभा, ग्राम सभा किसको बोला जाएगा वो, ठीक। और फिर ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत। ग्राम पंचायत के लिए 1 आर्टिकल, डी। ई में आरक्षण, ई सबसे पहले याद करो, आरक्षण। और एफ में अगेन कौन सा? जनपद और जिला। ये 6 सब आर्टिकल याद होना चाहिए। धाराएं पढ़ाऊंगा एक दिन, तो धाराओं में ये पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर? चलो लास्ट चुनो, इनमें से असत्य चुने। तो अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में सदस्यों हेतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। गलत हो गया। क्यों गलत है ये? क्योंकि क्या लिख दिया इसमें मैंने? ओबीसी। ये नया क्वेश्चन बनाया हुआ, ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। अब तो आरक्षण खत्म कर दिया शेड्यूल एरिया में। अनुसूचित क्षेत्र में केवल सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त पद अनुसूचित जनजाति के पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित होते हैं। जिला पंचायत का पद आरक्षित नहीं होता। क्या गलत हो गया? जिला पंचायत अध्यक्ष का पद, वो भी कैसा होता है? आरक्षित। तीनों लेवल के बॉस वाला पद कैसा रहेगा? आरक्षित। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो 1 और 2 बोथ आर रॉन्ग। और पूछा क्या है? सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है? उसके हिसाब से आंसर। असत्य पूछा, देखो पूरा पढ़ने के बाद, पूरा जानने के बाद ध्यान जरा सा हटा कि इसको सत्य है पढ़े, और फिर हुआ गलत। तो दोनों कैसे हैं? असत्य। 1 और 2 बोथ आर रॉन्ग, सी। क्लियर? ऐसे बनाना क्वेश्चन पेपर, तब बनेगा बनाया हुआ क्वेश्चन। लेकिन सर अगर उसमें ये लिखा रहता है कि ओबीसी को 50% तक आरक्षण, मतलब तीनों का मिला के, तो फिर क्यों राइट रहता है? नहीं, राइट नहीं रहता। क्या लिखा है उसके आगे? देखो सबसे पहला क्या लिखा है? 2 वर्ड,
अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत। वहाँ अब ओबीसी रिजर्वेशन हटा दिया है। अच्छा। ठीक है, ओबीसी रिजर्वेशन हटा दिया है, उसी का तो लोप किया ना इस संशोधन में। भाई ये ऊपर शेड्यूल एरिया, नीचे शेड्यूल एरिया, यहाँ किसकी बहुलता है? जनजातियों की। वोट डालेगा कौन? उन्हीं लोग। तो वहाँ का वोट बैंक कौन है? वही लोग हैं। तो उनको खुश करो, तो वहाँ एक रिजर्वेशन हटाओ। कौन सा रिजर्वेशन हटा? ओबीसी। मध्य छत्तीसगढ़ लाओ, यही सब जगह मध्य छत्तीसगढ़ लाओ, यहाँ किसकी बहुलता है? ओबीसी की। और ओबीसी को उनके जाति के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पा रहा था पुराने उसमें, मैक्सिमम 25 पे रोक दे रहा था पिछले उसमें। अगर उस क्षेत्र में अगर अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है या 1% है और ओबीसी आपका कितनी है? पूरी 50% है, तो भी ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिल रहा था? 25%। अब क्या लिख दिया? आबादी के अनुपात में। पूरे 50% ओबीसी है तो रिजर्वेशन मिलेगा 50% तक। तो अब कोई सरकार ऐसा प्रावधान अगर कर रही है, उसको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पंचायत इलेक्शन में मिलेगा। मनेंद्रगढ़ एरिया से विरोध हुआ, वहां लोगों ने विरोध किया कि ओबीसी का आरक्षण क्यों समाप्त कर रहे हैं। वो शेड्यूल एरिया में सरकार अपने जिद पर रही, नहीं हटाई, बोली समाप्त मतलब समाप्त, क्योंकि वो कहीं और से जीत रहे हैं वहां और यहाँ कहीं और से जीत रहे हैं। हर सरकार का अपना कोर वोट बैंक होता है, डेमोक्रेसी है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, चलो फिर सर की क्लास है अभी। एक पेपर और ऐसे डिस्क्राइब होगा, फायदा हुआ कुछ? बताओ। नियर के डाउट्स ऐसे ही क्लियर होंगे जब पढ़ाने वाला आपको समझाएगा उस चीज को, जिसने पढ़ाया वही, क्योंकि कौन सी बारीकी पढ़ाया है मैं, मुझको वो पता है ना। चलो, थैंक यू एवरीवन।